हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड से नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया प्रगीत और समाज के भाग 2 को पढ़ेंगे। इसके भाग 1 में हमने पढ़ा कि किस तरह से नामवर सिंह जी कविताओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, समाज में किस तरह की कविताएं चल रही हैं, कैसी कविताएं पसंद की जा रही हैं और नई कविता पुरानी कविता के बीच उन्होंने तुलना भी की है। तो आगे भी हम इसी तरह का कुछ देखेंगे और आगे भी हमें यही सब पढ़ने को मिलेगा और बहुत सारे कवियों के बारे में भी हम जानेंगे। इस निबंध में बहुत सारे कवियों ने जो जो कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं को समाज में कितना स्थान दिया गया है। तो चलिए हम प्रगीत और समाज के भाग 2 की ओर बढ़ते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। नामवर सिंह जी के कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये आत्मपरक प्रगीत प्रगीत जैसा मैंने पहले बताया है कि ऐसे गीतकार, ऐसे कवि जो अपनी निजी अनुभूतियों का प्रतिबिंब दिखता हो उनकी कविताओं में, वो केवल सामाजिक नहीं होती हैं, उनमें उनका निजी भी अनुभव होता है। ऐसी कविताएं तो यहाँ पर बता रहे कि ऐसे आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के, जो कि लंबी लंबी कविताएं होती हैं, उसके सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। यहाँ पर बताना चाहते हैं, कह रहे हैं कि समाज में जितनी सोचने समझने की उनकी इंद्रिय, जो कि सोचने समझने की उनकी शक्ति है, उद्बुद्धता, मानसिक जागृति, उद्बुद्धता यानी मानसिक जागृति, बस उसी में वो उस वस्तुगत यथार्थ को भी घुला लेते हैं, मिला लेते हैं। जितना वो सोच सकते हैं, बस उतना ही अपनी मानसिक जागृति के अंदर उस वस्तुगत यथार्थ को भी वो मिला लेते हैं। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है और इसी प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता, जो कि निजी अनुभूतियों द्वारा लिखित है कविता, ऐसी कविता में जो वस्तुगत यथार्थ होती है वो अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होती है। अपनी चरम आत्मपरकता, अपनी निजी अनुभवों के रूप में ही वो व्यक्त होती है, ऐसी प्रगीत धर्मी कविता। यानी इस पूरे वाक्य में कहना चाहते हैं कि ये कहने की तो बात नहीं है कि जो प्रगीत धर्मी कविताएं हैं वो लंबी कविताओं के सदृश यथार्थ को ही प्रतिध्वनित करते हैं, लेकिन बस अंतर सिर्फ इतना है कि वो जो प्रगीत धर्मी कविताएं हैं उसकी तुलना में ये इन कविताओं को वस्तुगत यथार्थ को मनुष्य अपनी मानसिक जो जागृति है, जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, इसी में ही मिला लेते हैं उस प्रगीत धर्मी कविताओं को भी। और इसी प्रकार से वो प्रगीत धर्मी कविताएं अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होती हैं। मुक्ति बोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध संभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है। यहाँ जो कवि त्रिलोचन जी हैं, इनकी भी चर्चा की है इन्होंने। जैसे कि मैंने पहले बताया, इससे बहुत सारे कवियों की चर्चा की गई है। तो मुक्ति बोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में
मुक्ति बोध जी की जो छोटी कविताएं हैं, हालांकि उन्होंने बड़ी बड़ी भी कविताएं लिखी हैं, लेकिन उनकी जो छोटी कविताएं हैं, आत्मपरक छोटी कविताएं, उनमें जो निहित सामाजिक सार्थकता का बोध, वो हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है। त्रिलोचन जी भी मुक्ति बोध के जैसे ही आत्मपरक छोटी कविताएं लिखते थे, और ये सब देखने के बाद कह रहे हैं कि उनका ध्यान कवि त्रिलोचन की ओर भी आकृष्ट हो रहा है, जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज्यादातर सॉनेट और गीत ही लिखे हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी लंबी कविताओं के बावजूद भी उन्होंने ज्यादातर सॉनेट और गीत ही लिखे हैं। ऐसी कविताएं लिखी हैं त्रिलोचन जी ने मुक्ति बोध जी की तरह। कहने के लिए तो ये प्रगीत है, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं, वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। यहाँ पर कह रहे हैं मुक्ति बोध जी, नामवर सिंह जी, कहने के लिए तो ये प्रगीत हैं, इनकी निजी अनुभवों से लिखी गई ये कविताएं हैं, लेकिन त्रिलोचन जी की काव्य में जो संसार, जीवन जगत और प्रकृति के प्रति जितने भी रंग बिरंगे चित्र हमें देखने को मिलते हैं, वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। दुर्लभ यानी कि जो चीजें कठिनता से प्राप्त होती हैं। तो इन्होंने ये कविताएं भी बहुत ही कठिनता से लिखी हैं, बहुत ही मेहनत से इन्होंने लिखी हैं ऐसी कविताएं, लेकिन कहने के लिए तो ये प्रगीत है कि इनके निजी अनुभव हैं, लेकिन इनमें जितने भी संसार जगत के प्रति जो रंग बिरंगे चित्र हमें देखने को मिलते हैं, वो भी इन्होंने बहुत ही आसानी से नहीं लिखे हैं, बहुत ही मेहनत से इन्होंने किया है। किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ संग्रह के उन आत्मपरक सानेटों में मिलता है। कह रहे ये जो इनका लिखी हुई इनकी कविताएं तो बहुत दुर्लभ हैं, किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला, जैसे कि इन कविताओं में एक जीवंत जीता जागता प्रगीत ऐसा नायक जो दिखाई देता है, उसमें पूरी भूमिका नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र हमें देखने को मिलता है। उनका जो संग्रह है उस जनपद का कवि हूँ, इस संग्रह में हमें वो जीवंत चित्र हमें देखने को मिलता है। और वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं, जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निवैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे नितांत वैयक्तिकता के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। यह त्रिलोचन जी के बारे में बता रहे हैं कि वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं, और जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की और निवैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे नितांत यानी कि बिल्कुल, नितांत यानी कि बिल्कुल, नितांत वैयक्तिकता, बिल्कुल उनकी वैयक्तिकता के बीच एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। बिल्कुल उनके सरल उनकी जो वैयक्तिकता है उससे परिचय होती है, उससे ही हमें उनका जो वो संग्रह है उस जनपद का कवि हूँ, इसमें उनका पूरा चरित्र और उनके जो प्रगीत नायक की जो कल्प सृष्टि दिखाई देती है हमें, इसी से हमें उनका परिचय प्राप्त होता है, इसी संग्रह से। यानी कि उस संग्रह में उनका एक जीवंत चित्रण
बताया है उन्होंने अपना। यदि ऐसे आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न ही कहलाएगी। यहाँ पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए, दर्शाते हुए बताया है नामवर सिंह जी ने कि जब ऐसे कवि जिनकी संग्रह में उनका जीवंत एक चरित्र दिखाई देता है, अगर ऐसे कवि को आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति तो विपन्न ही कहलाएगी, है ना। विपन्न यानी कि व्यापार ही कहलाएगी। अगर ऐसे कवियों को हम काल्पनिक कल्प सृष्टि यानी काल्पनिक अगर समझते रहेंगे तो फिर तो ऐसी हिंदी कविताओं की स्थिति विपन्न नहीं कहलाएगी, एक व्यापार के समान ही होगी। प्रसंगवश यही नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती हैं, फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसी प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के सीखचों से सिर टिकाए चलने वाले अनुचिंतन और अनुताप। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच पककर व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। यहाँ पर एक बहुत ही नामवर सिंह जी बहुत ही एक विशिष्ट बात कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें प्रसंगवश यही नागार्जुन का भी हम स्मरण कर सकते हैं कि उनकी जो कविताएं हैं उनकी अभिव्यक्ति के क्षण भी कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को, उनकी जो विकट तीव्रता है, कविता जो लिखने का उनका जो एक विशिष्ट रूप है, वो प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। और फिर चाहे वह तन गई रीढ़, उनकी जो कविता है तन गई रीढ़, या फिर जैसी प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के सिखचों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप। अनुचिंतन का अर्थ होता है किसी वस्तु या घटना के अनुरूप चिंतन करना, और अनुताप का अर्थ होता है कि घटना के बाद के का जो दुख होता है, घटना के बाद का जो दुख होता है उसे कहते हैं अनुताप। ऐसी स्थिति हो, ये चाहे जो भी स्थिति हो, उस स्थिति को नागार्जुन का जो काव्य है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता है एक ही झटके में। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच पककर व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, यानी कि नागार्जुन का जो काव्य है वो काव्य बहुत ही विकट और बहुत ही व्यापक होता है। यहाँ पर यही बताना चाहते हैं नामवर सिंह जी कि उनका काव्य बहुत ही विकट और बहुत व्यापक होता है, इसलिए जैसा उन्हें उनके अभिव्यक्ति के क्षण बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तब वो पूरी तरह से प्रगीतों के परिचित संसार में पूरे एक झटके से छिन्न भिन्न कर देते हैं और निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों की
भौवें उठे या तने, तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि यह एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है, चिर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न। प्रगीत काव्य के प्रसंग में, प्रगीत काव्य का जो दौर है उसके प्रसंग में मुक्तिबोध, कवि त्रिलोचन और नागार्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों की भौवें उठें, भौवें यानी कि इसे कहते हैं हम ऐसे करके उठें या तने, तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि यह एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है। चिर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न, चिर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न, अपनी व्यक्तिकता से विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य, व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्तिक विशिष्ट, अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक, दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का, ये नए प्रगीत इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। नए प्रगीतवाद की बात करें तो इसमें हम इन कवियों को गिन सकते हैं कि मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन, इनका ही उल्लेख किया है नामवर सिंह जी ने कि अगर इनकी बात हो तब एक नया प्रगीत धर्मी का कवि का व्यक्तित्व हम देख सकते हैं। और नए प्रगीत धर्मी की बात होने से ही इन कवियों का नाम हमारे सामने आता है। अब फिर चाहे वो अपनी व्यक्तिकता में विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य हो, व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट हो और अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक ही हों। समाज से लड़ रहे हैं फिर भी सामाजिक ही हैं, समाज के हित में ही सोच रहे हैं। दुनियादारी ना होते हुए भी इसी दुनिया का, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी इसी दुनिया की भलाई का सोचते हैं। ये नए प्रगीत इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व, उस पर दृष्टि देने के पहले एक बार हिंदी कविताओं के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का भी हमें उसकी भी आलोचना करनी होगी। जो ऐतिहासिक दिनों में जो प्रगीत धर्मी कविताएं लिखी जाती थी, सामाजिक भूमिका जिसमें दिखाई जाती थी, दर्शाई जाती थी, उसका हमें पहले सिंहावलोकन करना होगा और तभी हम नए प्रगीत धर्मी कविताओं से उसकी तुलना कर सकते हैं, उसके विकास की दशाओं पर हम दृष्टिपात कर सकते हैं। हम ऐतिहासिक कविताओं को देखें, ऐतिहासिक प्रगीत धर्मी कविताओं को देखें और तब हम नए प्रगीत धर्मी कविताओं को देखें, तब हमें उसमें तुलना समझ में आएगी कि पहले की कविताओं में क्या कम था, क्या अधिक था और आज की कविताओं में क्या नया है और क्या अच्छा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्योत्तरसक के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हों और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा एक आश्चर्य, एक दुख की बात है कि जिस साहित्य में काव्योत्तरसक के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हों और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकारा गया हो,
और प्रबंध काव्य को ही जो व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकारा गया है, उसकी कविता का इतिहास ही हम प्रगीत मुक्तकों का है सिर्फ। मतलब एक छोटे से लिरिक्स, छोटी सी कविताओं की श्रेणी में हम रखते हैं और उन्हीं कविताओं को ही पहले व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकारा गया था और अभी उन्हीं कविताओं को छोटी सी कविताओं की श्रेणी में रखा जाता है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी की भूमिका निभाई है। और जो गीत, जो छोटे छोटे गीत जिससे बहुत सारे ऐसे गीत बनकर निकलते हैं, उभरते हैं, जो कि क्रांतिकारी की भूमिका भी अदा करते हैं। उन गीतों से हमें हमारे देश के प्रति बहुत सारी भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। उन गीतों में बहुत सारी कविताओं में हमें बहुत सारे कवियों ने ऐसे ऐसे गीत की भूमिका अदा की है जिसमें हम समझ सकते हैं कि वो देश के प्रति एक क्रांतिकारी मोड़ है, देश के प्रति बहुत ही एक उचित कविता है। और उन्हीं कविताओं से हमारे देश में जो क्रांतिकारी की भावना जागी है, उन्हीं कविताओं को आज हम ऐसे प्रगीत मुक्तकों की श्रेणी में रखते हैं। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के पद एक व्यक्ति का अनय रोदन मात्र नहीं है। बोल रहे हैं कि रामचरितमानस जो है पुस्तक, उसकी महिमा से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका के पद के एक व्यक्ति का अनय रोदन मात्र है। अनय रोदन का मतलब है जिसे कोई सुनने वाला ना हो, मतलब वो अकेले में रोता रहता हो और उसे कोई सुनने वाला ना हो, बस ऐसा ही मात्र है। और यह तो मानस के मर्मी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी नरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तुलसी के जो पद हैं, तुलसीदास जी ने जो पद लिखे हैं, उनमें उनके पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी जो नरम व्यक्तिकता है, उनका जो नरम निजी स्वभाव है उनका, वो परम सामाजिकता ही है। पूरे सामाजिक थे और समाज के प्रति हमेशा हित की बातें ही लिखते थे वो। और तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्राय दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। जैसा कि यहाँ पर ऊपर में बताया गया है, जो कई सारे गीत जो जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी की भूमिका निभाते हैं, ऐसे बहुत सारे गीत लिखे गए हैं जिससे कि हमारे समाज में बहुत ही एक उचित दिशा, समाज को एक उचित दिशा प्राप्त होती है। ऐसे ही गीत कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास ऐसे आदि अधिकांश संतों ने प्राय दोहे के जरिए और गेय पद के जरिए लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। और यदि हम विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माने तो देखा जाए तो हिंदी कविता का उदय गीत से ही हुआ है। विद्यापति ने जो गीत लिखा, अगर उन्हें हम पहला कवि माने तो हिंदी कविता का उदय गीत से ही हुआ और जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ और उसी का विकास, उसी के बहुत सारे वर्ण संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कबीर, सूर, मीरा जैसे संत हैं जिन्होंने इस तरह के गीत लिखे हैं। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक नई प्रगीतात्मकता के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन
भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। और यहाँ पर बता रहे हैं कि गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है। हिंदी कविता का उदय हुआ है गीत के साथ। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह एक नई प्रगीतात्मक सोच है, नई सोच है। इसके विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है ये, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी थी। उनकी रूढ़िवादी जो परंपरा थी वो हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। और साथ ही उसकी जो माधुरी थी, माधुरी यानी मधुरता, मधुरता मिठास ऐसी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोकसभा की परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई। इसके बाद कह रहे हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोकसभा की परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है। भारतीय साहित्य में यह एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई। हिंदी को जो कि हमारे भारत में जिसे पहला स्थान प्राप्त है, बता रहे हैं वहीं पर कि उसकी अभिव्यक्ति के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ ही हुई। जब लोकसभा की परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना बनी, और तभी उसकी जो हिंदी के साथ साथ भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में भी उसकी अभिव्यक्ति हुई। तो ये आज का भाग 2, प्रगीत और समाज का भाग 2 हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसका भाग 3 पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा कि किस तरह से नामवर सिंह जी ने बहुत सारे कवियों की आलोचना की है, बहुत सारे कवियों की दृष्टि से कविताओं की आलोचना की है, कविताओं में किस तरह से गीत के जरिए हमें बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी भावनाएं हमें दिखाई देती हैं, दर्शाई जाती हैं। तो जो छोटी छोटी सी कविता होती हैं उसमें भी हमें बहुत ही ऐसी विशिष्ट भावनाएं देखने को मिलती हैं देश के प्रति। संतों ने जो दोहे और गीय के जरिए हमारे सामने, पाठकों के सामने जो कविताएं रखते हैं, उनमें भी ऐसे विचार हम हमेशा से देखते आए हैं कि वो किसी भी ऐसे नाटकीय होते हैं, लेकिन उनमें उनकी भावनाएं होती हैं और ऐसी सटीक भावनाएं होती हैं जिसे हम उसके प्रतिबिंब के रूप में हम देख सकते हैं। तो आज हम यहीं पर अपना भाग 2 समाप्त करते हैं। अब इसका भाग 3 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।